Hello everyone, this is Srishti. In this video, we are going to discuss about Tennessee Williams. Tennessee Williams का ओरिजिनल नेम था थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड। बॉर्न हुआ इनका मार्च 26, 1911 कोलंबस मिसिसिपी यूएस में। डेथ होती है फरवरी 25, 1983 न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। ही वॉज एन अमेरिकन प्लेराइट एंड स्क्रीन राइटर। टेनेसी विलियम्स प्लेराइट होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर भी थे। Along with contemporaries Eugene O'Neill and Arthur Miller, he is considered among the three foremost playwrights of 20th century American drama. कंटेम्प्रेरी यूजीन ओनील और अर्थर मिलर के साथ इन्हें 20th सेंचुरी के अमेरिकन प्लेराइट के 3 फेमस प्लेराइट्स में से एक माना जाता है। ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी सिटी हाई स्कूल। इनकी स्टडी होती है यूनिवर्सिटी सिटी हाई स्कूल से। At age 16, Williams won third prize for an essay published in Smart Set titled "Can a Good Wife Be a Good Sport?" 16 साल की एज में विलियम्स को मिलता है थर्ड प्राइज़ ऐसे के लिए, जो कि पब्लिश हुआ था स्मार्ट सेट, एक मैगज़ीन थी उसमें पब्लिश हुआ था, और उसका टाइटल था ऐसे का कैन अ गुड वाइफ बी अ गुड स्पोर्ट। A year later, his short story The Vengeance of Nitocris was published as by Thomas Lanier Williams in the August 1928 issue of the magazine Weird Tales। एक साल बाद उनकी शॉर्ट स्टोरी द वेजेंस ऑफ नाइट्रोक्रिस को मैगजीन वियर्ड टेल्स के अगस्त 1928 के अंक में पब्लिश किया गया। From 1929 to 1931, Williams attended the University of Missouri in Columbia। 1929 से 1931 के बीच में विलियम्स ने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी को कोलंबिया में, वेयर ही एनरोल्ड इन जर्नलिज्म क्लासेस, जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन की जर्नलिज्म क्लासेस को उन्होंने ज्वाइन किया। एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, विलियम जॉइंड द अल्फ़ा ताउ ओमेगा फ्रेटर्निटी। मिसौरी यूनिवर्सिटी में विलियम ने ज्वाइन किया अल्फ़ा ताउ ओमेगा फ्रेटर्निटी। इन 1936, विलियम्स एनरोल्ड एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस। 1936 में विलियम्स ने सेंट लुइस में ज्वाइन किया वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वेयर ही रॉट द प्ले मी वैश्य, जहाँ पे इन्होंने इस प्ले को लिखा मे वैश्य। He later studied at the dramatic workshop of the New School in New York City। उसके बाद में न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया द ड्रामेटिक वर्कशॉप को ऑफ द न्यू स्कूल के ड्रामेटिक वर्कशॉप को इन्होंने ज्वाइन किया न्यूयॉर्क सिटी में। विलियम्स रिसीव्ड अ 6-month कॉन्ट्रैक्ट एज अ राइटर फ्रॉम द मेट्रो गोल्डन मायर फिल्म स्टूडियो। टेनेसी विलियम्स को मिलता है 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एज अ राइटर। कहाँ से मिलता है? मेट्रो गोल्डन मायर फिल्म स्टूडियो से। एलिया कजान डायरेक्टर सेट ऑफ विलियम्स, ये डायरेक्टर हैं, और इन्होंने विलियम्स के बारे में क्या बोला? एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज़ इन हिज प्ले। एवरीथिंग इन हिज लाइफ, सब कुछ जो उनकी लाइफ का है वो उनके प्लेज में है। एंड एवरीथिंग इन हिज प्लेज, जो भी सब कुछ उनके प्लेज में है, इज़ इन हिज लाइफ, वो उनकी लाइफ में है। इन 1974, विलियम्स रिसीव्ड द सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड। 1974 में विलियम्स को मिलता है सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड। इन 1979, 4 years बिफोर हिज डेथ, 1979 में उनकी डेथ से 4 साल पहले, ही वॉज इंडक्टेड इनटू द अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम। उनको शामिल किया जाता है अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में। द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा वॉज अवॉर्डेड टू अ स्ट्रीट कार नेम्स डिज़ायर इन 1948 एंड टू कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ इन 1955। उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है ड्रामा के लिए
एक बार मिलता है उनका वर्क अ स्ट्रीट कार नेम्स डिज़ायर के लिए, जो मिला 1948 में। उसके बाद मिलता है कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ के लिए, जो मिला 1955 में। टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले, टोनी अवार्ड मिला बेस्ट प्ले के लिए। इनका वर्क था द रोज टैटू, 1951 में मिला। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स गोल्ड मेडल फॉर ड्रामा, ये मिला 1969 में। टेनेसी विलियम्स राइटिंग स्टाइल वॉज पोइटिक, सिम्बॉलिक एंड एक्सप्रेशनिस्टिक एंड ऑफन फीचर्ड साउदर्न गॉथिक एलिमेंट्स। इनकी राइटिंग स्टाइल इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो पोइटिक है, सिम्बॉलिक है, एक्सप्रेशनिस्टिक है एंड ऑफन फीचर्ड साउदर्न और गॉथिक एलिमेंट्स, और इनकी राइटिंग में कुछ गॉथिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वर्क्स हैं इनके द ग्लास मैनेजरी 1944, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर 1947 में आया ये वर्क। समर एंड स्मोक 1948 में आया। कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ 1955 में आता है ये। स्वीट बर्ड ऑफ यूथ 1959 में। द नाइट ऑफ द लेगुआना 1961 में। द रोज टैटू 1951 में। कैमिनो रियल 1953 में। ऑर्फियस डिसेंडिंग 1957 में। सडनली लास्ट समर, ये आता है 1958 में। वर्क है इनका सबसे फेमस द ग्लास मैनेजरी। द ग्लास मैनेजरी इज़ अ मेमोरी प्ले। ग्लास मैनेजरी जो वर्क है वो एक मेमोरी प्ले है एंड इट्स एक्शन इज़ ड्रोन फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ द नरेटर टॉम विंगफील्ड। इसमें जो स्टोरी है या जो इसके एक्शंस हैं वो कहाँ से हैं? इसका जो नरेटर है इस प्ले का टॉम विंगफील्ड, उसकी मेमोरीज से हैं। मेमोरी प्ले क्या होता है? जो नरेटर होता है वो अपनी मेमोरी से कोई स्टोरी सुना रहा होता है ऑडियंस को, वही उसी को मेमोरी प्ले कहते हैं। द प्ले हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स फीचरिंग कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन इट्स ऑथर, हिज हिस्ट्रियोनिक मदर एंड हिज मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर। ये जो वर्क है इनका ये बायोग्राफिकल है, और जो इसमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो ऑथर की अपनी लाइफ पर बेस्ड हैं, अपनी फैमिली पर बेस्ड है। इसमें कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। मदर, हिस्टोरियोनिक मदर एंड हिज मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर। हिस्टोरियोनिक मतलब जो लोग अपनी तरफ अटेंशन गेन करने के लिए अपनी तरफ लोगों की अटेंशन गेन करना चाहते हैं, एंड हिज मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर। और जो उनकी सिस्टर है मेंटली फ्रेजाइल मतलब एक तो उसका पैर खराब है जिसकी वजह से वो अब उसमें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को इन्फीरियर फील करती है। शाय नेचर की भी है, लोगों से मिलती जुलती नहीं है, लोगों के बीच में घुलती मिलती नहीं है, और वो दुनिया से अलग थलग रहती है, लोगों से अलग थलग रहती है। द प्ले वॉन द न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड एज बेस्ट अमेरिकन प्ले। इस प्ले के लिए मिला था न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड बेस्ट अमेरिकन प्ले। द play explores the themes of memory, illusion and the difficulty of accepting reality. इस प्ले की जो थीम्स हैं वो क्या है? illusion and the difficulty of accepting reality. रियलिटी को एक्सेप्ट करने में जो डिफ़िकल्टी आ रही है, ये इस प्ले की थीम्स हैं। टॉम विंगफील्ड नरेट्स द स्टोरी ऑफ हिज फैमिलीज लाइफ इन सेंट लुइस मिसौरी। जो टॉम विंगफील्ड जो है वो इस स्टोरी को नरेट करता है, वो अपनी मेमोरी से एक स्टोरी सुना रहा है ऑडियंस को। इसमें ये अपनी फैमिली की स्टोरी बताता है। टॉम वर्क्स इन अ शू वेयर हाउस टू सपोर्ट हिज मदर एमांडा एंड हिज सिस्टर लॉरा। टॉम काम करता है एक शू वेयर हाउस में अपनी मदर एमांडा और अपनी सिस्टर लॉरा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके फादर कई साल पहले इनको छोड़कर चले गए हैं। Amanda is a faded southern ballet who clings to her past and dreams of her youth. Amanda जो इनकी मदर है वो कैसी है? वो अपने पास्ट की कहानियाँ इन लोगों को सुनाती रहती है, और अपने ड्रीम्स ऑफ हर यूथ कि वो यूथ में कितनी अट्रैक्टिव दिखती थी, कितने लड़के उसके पीछे रहते थे, अपनी ये सारी स्टोरीज़ वो अपने बच्चों को सुनाती रहती है। लॉरा इज़ शाय, लेकिन जो उसकी बेटी है लॉरा वो शाय नेचर की है। एक तो वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है जिसकी वजह से वो अपने आप को इन्फीरियर
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें है और वो लोगों से काफ़ी अलग रहती है, लोगों से मिलती जुलती नहीं है। लॉरा इज़ शाय एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्लास एनिमल्स। शाय नेचर की है और उस पर एक कलेक्शन रहता है ग्लास ऑफ एनिमल्स, जो कांच के ग्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनका वो कलेक्शन उसके पास रहता है, उन पे वो क्या करती है, पॉलिश करती रहती है। टॉम सीक्स एस्केप फ्रॉम हिज स्टिफलिंग लाइफ थ्रू मूवीज़, लिटरेचर एंड ड्रीम्स ऑफ जॉइनिंग द मर्चेंट मैराइन। यहाँ पे क्या होता है, एमांडा जो है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, लॉरा की शादी करना चाहती है, लेकिन लॉरा किसी से मिलती जुलती तो है नहीं, तो टॉम के साथ ही टॉम की कंपनी में एक काम करता है एक लड़का, उसको वो अपने घर पे लेके आता है, जो कि लॉरा का फ्रेंड रहा, जो कि लॉरा का क्लासमेट रहा होता है। तो उससे वो उसे मिलवाता है, उससे वो उसके घर आता है, तो पता चलता है कि उसकी तो मंगेतर कोई और है, जो लड़का इसके घर पे आता है। टॉम सीक्स एस्केप फ्रॉम हिज स्टिफलिंग लाइफ थ्रू मूवीज़, लिटरेचर एंड ड्रीम्स ऑफ जॉइनिंग द मर्चेंट मैराइन। टॉम क्या है, टॉम अपनी इस ज़िंदगी से यहाँ पे जो ये सपोर्ट कर रहा है अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, इन लोगों के लिए कमाता है, इन लोगों के लिए जीता है, वो अपनी इस सफोकेटेड लाइफ से एक तरीके से दूर जाना चाह रहा है और वो इस चीज़ से खुद को कैसे अपने आप को वो कूल रखने की कोशिश करता है, कैसे वो अपने आप को माइंड सही रखने की कोशिश करता है मूवीज़ देख के, और उसे पोएम्स लिखने का बहुत शौक है, एंड ड्रीम्स ऑफ जॉइनिंग द मर्चेंट मैराइन, और वो एक सपना देखता है या उसका एक ड्रीम है कि वो मर्चेंट मैराइन को ज्वाइन करे।